हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक गांव में विनोद अपनी बीवी सविता के साथ रहता है। दोनों को एक छोटा बेटा टिंकू और छोटी बेटी बिट्टी होते हैं। विनोद और सविता दोनों मियाँ बीवी का गांव में एक ढाबा होता है, जहां वो दोनों अपने हाथ से खाना बनाकर बेचा करते हैं। ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या बात है। इतना स्वादिष्ट और लज्जतदार खाना मैंने आज तक नहीं खाया है। तुम दोनों के हाथों में सच में अलग सा जादू है। अरे सच में ये राजमा चावल इतने मजेदार हैं कि इन्हें खाने से मन ही नहीं भरा। ऐसा लग रहा है कि और खाऊं। बहुत कमाल का खाना बनाते हो तुम दोनों। धन्यवाद भाई साहब। ये लीजिए, मीठे में शीर बनाई है आज। भाई साहब, और राजमा लीजिए और ये सलाद भी लीजिए। सविता और विनोद अपने ग्राहकों संग एकदम घर आए मेहमान की तरह पेश आते हैं और उनके इसी बर्ताव से ग्राहकों को भी उनके ढाबे में खाने में मजा आता है और अपनापन महसूस होता है। लेकिन जब दिसंबर का महीना खत्म हो जाता है तो गांव में भयानक ठंड पड़ती है और उस ठंड में लोग घर के बाहर निकलना कम कर देते हैं, जिस कारण सविता और विनोद के ढाबे पर लोगों का आना जाना पहले से बहुत कम हो जाता है। जहां एक दिन में इतने सारे ग्राहक आया करते थे हमारे ढाबे पर खाना खाने, वहां आज सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन अब तक केवल 5 ग्राहक ही आकर गए हैं। जी, मुझे तो बड़ी चिंता सता रही है। अगर ठंड के कारण ऐसा ही चलता रहा तो अगले 3 महीनों तक हम क्या करेंगे? हाँ सविता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, हम ढाबे के सामने अलाव जला देते हैं, तो आने जाने वाले लोग अलाव को देखकर हमारे ढाबे पर खाना खाने आएंगे। हाँ, ये सही सुझाव है। मैं अभी जंगल से सूखी लकड़ियां बिन कर आती हूँ। नहीं सविता, तुम मत जाओ, मैं जाकर ये लकड़ियां बीन कर आता हूँ। तुम तब तक यहाँ पर ढाबा संभाल लो। ठीक है जी, ठीक से जाइए और जल्दी आइए। ये लीजिए, अपना मफलर भी पहनते जाइए। जंगल में अधिकतर पेड़ पौधों के कारण वहाँ ज्यादा ठंड लगती है। हाँ सविता। विनोद जंगल में जाकर लकड़ियां बिन कर आता है, जिसके बाद सविता और विनोद दोनों लकड़ियों से अलाव जलाते हैं, लेकिन अलाव जलाने के बाद भी उनके ढाबे में कोई नहीं आता। सविता, हम क्या करें अब? अलाव जलाने के बाद भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं हमारे ढाबे पर। क्या करें अब? जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें अलाव जलाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अलाव के धुएं के कारण लोग हमारे ढाबे पर आना पसंद नहीं कर रहे हैं। शायद इसका धुआं इतना ज्यादा है कि किसी को भी खाते समय तकलीफ तो होगी। हाँ सविता, सही कह रही हो तुम। काश हमारे पास एक हीटर होता, उसके जरिए हम हमारे ढाबे का नाम ही हीटर ढाबा रख देते, जिसे देखकर लोग इस खून जमाने वाली ठंड में गरम गरम खाना हीटर की गर्माहट लेते हुए खाते। लेकिन सविता, तुम तो जानती ही हो कि हीटर कितना महंगा आता है। उसे खरीदने के लिए हमें बहुत सारे पैसे लगेंगे और हमारे खर्चे क्या कम हैं। हाँ, हमें हमारे 2 बच्चों का भी भविष्य देखना है। जी, ये बात भी है। मेरे भैया, उनके घर पर 2 हीटर है। क्यों ना हम उनके पास जाकर मांगे हीटर। हमारे ढाबे में तो एक हीटर से भी काम चल जाएगा और पूरा ढाबा अंदर से गर्म हो जाएगा। लेकिन भैया और भाभी दे देंगे ना हीटर? हाँ। सविता अपने भैया के घर जाती है और वहां जाकर वो भाभी से कहती है, क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? भाभी, वो मुझे एक हीटर चाहिए था। आपके पास 2 हीटर है ना, तो क्या आप मुझे एक हीटर दे सकती हो? भैया से कहिए कि मुझे और विनोद जी को अपने ढाबे में रखना है हीटर, ताकि ढाबा अंदर से गर्म रहे और ठंड में लोग हमारे ढाबे में खाना खाने आए। ठंड के चलते काफी नुकसान हुआ जा रहा है हमारा भाभी, इसीलिए। नहीं, मैं तुम्हें हीटर नहीं देने वाली। लेकिन क्यों भाभी? घर में तो केवल आप और भैया ही रहते हैं ना। रिंकी की तो शादी हो चुकी है, उसके कमरे का हीटर दे दीजिए ना मुझे। नहीं, मुझे दूसरे हीटर को रसोई में रखकर खाना बनाना होता है, और तुम्हारे इलाके में इतनी ठंड नहीं है, लेकिन हमारे इलाके में बहुत ठंड होती है। इसीलिए तुम्हारे भैया और मैं, हम दोनों एक ही कमरे में 2-2 हीटर लगाते हैं। क्या? ये आप क्या कह रही हो भाभी? ऐसा कैसे हो सकता है? उल्टा आपके इलाके में कम ठंड पड़ती है और हमारे इलाके में बहुत ठंड पड़ती है। हाँ, वो जो भी हो, मैंने कह दिया सो कह दिया। तुम्हें वो हीटर नहीं मिलने वाला है, ठीक है? चलो निकलो अब यहाँ से।
और आइंदा कुछ मांगने मत आना। बस मांगने आ जाते हैं हाथ हिलाते हुए। कभी कुछ दे भी दिया करो अपने भैया को। लेकिन भाभी, भाभी। सविता की भाभी उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और बेचारी सविता को बहुत बुरा लगता है। वो घर पहुंचकर विनोद को सारी बात बताती है और विनोद को भी बहुत दुख होता है। गांव में शादी ब्याह का सीजन शुरू हो चुका था। विनोद अपने दोस्त कमलेश से कहता है, कमलेश भाई, मेरे भाई, शादी ब्याह में भी खाना बनाने का काम मिल गया तो भी बहुत है, लेकिन हमें काम दे दे कोई। क्यों विनोद, तेरा ढाबा तो गांव में काफी मशहूर है ना, तो फिर? अब क्या बताऊं तुझे कमलेश, जब से ठंड पड़ी है तब से ग्राहकों का आना जाना बहुत कम हो चुका है। बाकी गांव के मुताबिक हमारा गांव हिमालय के ज्यादा नजदीक है, इसलिए यहाँ ज्यादा ठंड है। हाँ भाई, वो भी है। खैर, मैं अगर कुछ काम रहा तो बता दूंगा। वैसे अगले हफ्ते मेरी ही चचेरी बहन की शादी है, हो सकता है तो तू आ जा। वैसे भी तेरे और सविता भाभी के हाथ का खाना तो किसी अमृत से कम नहीं है। तुम्हारे खाने को खाकर तो मेरी बहन की शादी में आए सभी मेहमान बहुत खुश हो जाएंगे। अरे वाह, ठीक है कमलेश, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और सविता तेरी चचेरी बहन की शादी में आएंगे खाना बनाने। हाँ कमलेश भाई साहब, धन्यवाद। विनोद और सविता कमलेश की चचेरी बहन की शादी में खाना बनाने जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें कोई काम नहीं मिलता और ढाबे पर भी काफी कम ग्राहक आते रहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद अचानक से गांव में एक प्रतियोगिता का आयोजन होता है। देवियों और सज्जनों, हमारे गांव में होने जा रहे हैं कुकिंग कंपटीशन। इसमें हर किसी का एक एक स्टॉल होगा। जिसके स्टॉल का खाना सबसे ज्यादा बिकेगा वो बनेगा इस कंपटीशन का विनर। अरे वाह विनोद जी, ये मौका तो काफी अच्छा है। हमें इस कंपटीशन में भाग लेना चाहिए। हाँ हाँ सविता, हम इस कंपटीशन में जरूर भाग लेंगे और अपने स्टॉल में अनोखे अनोखे पदार्थ बनाएंगे, जिसे देख ग्राहक आकर्षित हो जाए और हमारे ढाबे पर ही खाना खाने आए। जी। सविता और विनोद उस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और उनके स्टॉल में वो तरह तरह के अनोखे व्यंजन बनाते हैं, जिन्हें देख और चख ग्राहक बहुत खुश हो जाते हैं और इस तरह वो उस कंपटीशन को जीत भी जाते हैं। तो जैसे कि विनोद जी और सविता जी के स्टॉल ने कमाए हैं सबसे ज्यादा पैसे, इसलिए इस कंपटीशन के विजेता बनते हैं ये दोनों और इन्हें मिलता है एक इलेक्ट्रिक सन हीटर और साथ ही 50,000 रुपए का इनाम। अरे वाह, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह वो दोनों उस सन हीटर को अपने ढाबे में रख लेते हैं और अपने ढाबे का नाम सन हीटर ढाबा रख लेते हैं, जिसके बाद उनके ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना फिर से बढ़ जाता है और उनकी खूब तरक्की होती है। रीता अपनी सास साधना के साथ रहा करती थी। रीता अपने पति रघु के साथ एक छोटा सा ढाबा चलाया करती थी। वो अपने छोटे से परिवार और ढाबे के साथ बेहद खुश थी, पर कौन जानता था कि उसकी इस खुशी को बहुत जल्द किसी की नजर लगने वाली है। ऐसी एक दिन रीता अपने पति के साथ ढाबे पर लोगों को खाना खिला रही थी। तभी वहां पर कुछ गुंडे आते हैं और उनके सामान को इधर उधर फेंकने लगते हैं। आप लोग कौन हैं और इस तरह हमारे ढाबे के सामान को इधर उधर क्यों फेंक रहे हैं? अपना मुंह बंद रख, समझी? और इस ढाबे को अभी के अभी खाली कर। अगर ये ढाबा भी खाली नहीं हुआ तो इस ढाबे के साथ तुम सब जाओगे। उन गुंडे की ऐसी हरकत और ऐसी धमकी से ढाबे पर आए लोग डर कर वहां से भाग जाते हैं। तो वही गुंडे रघु का कॉलर पकड़कर उससे बोलते हैं, मुझे अभी के अभी 1 लाख रुपए चाहिए। अगर तूने मुझे 1 लाख रुपए नहीं दिए तो ये ढाबा नहीं बचेगा। लेकिन आप लोग हैं कौन और इस तरह हमारे ढाबे पर आकर ऐसे तोड़फोड़ कैसे कर सकते हैं? ये तो तू अपने पति से ही पूछ कि हम हैं कौन। रघु जी, ये कौन है और इस तरह से ये हमारे ढाबे पर आकर तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं? रीता, अभी कुछ महीने पहले हमारा ढाबा लॉस में जा रहा था, जिस कारण मैंने अपने ढाबे को सही करने के लिए इनसे कुछ पैसे लिए और वो वापस मैं समय पर नहीं कर पाया पैसे, जिस वजह से। क्या आपने इनसे पैसे लिए थे और अब तक पैसे नहीं दिए? मेरे पैसे अभी निकाल, नहीं तो आज से इस ढाबे के साथ तू भी जाएगा। देखिए, अभी हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम आपके पैसे को लौटा सकें, पर आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। हम कुछ न कुछ करके आपके पैसे जरूर लौटा देंगे। पिछले 6 महीने से मैं तुम लोगों को मोहलत ही दे रहा हूँ, लेकिन अब नहीं। भाइयों, इस ढाबे को लगा दो आग
और अगर इस बीच कोई आता है तो ढाबे के साथ साथ उसे भी जला दो। उस गुंडे की बात सुनकर उसके साथी ढाबे में हर तरफ आग लगाने लगते हैं। पर तभी रीता उन गुंडों को रोकने के लिए जाती है, लेकिन एक गुंडा रीता को पकड़ लेता है और उसका हाथ मोड़ देता है। ये देख रघु उसे गुंडे के पास जाता है और उसको एक घूंसा लगाता है। रघु का गुस्सा देख वहां गुंडा रघु का कॉलर पकड़ उसको बहुत मारता है और उसे ढाबे के साथ रघु को भी वहां जला देता है। पति को अपने सामने जलता देख रीता के होश और हवास उड़ जाते हैं और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। रीता को जब होश आया वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। माँ जी, रघु जी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? बहू, रघु अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो हमें छोड़कर बहुत दूर चला गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता माँ जी। रघु जी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। रघु अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर मानो रीता के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। रीता जैसे तैसे खुद को संभालती है और कुछ समय बाद जब वो अपने घर जाती है तो उनकी हालत बद से बदतर हो जाती है। वो गुंडे रीता के घर पर भी अब कब्जा कर लेते हैं। देखते ही देखते रीता और साधना दोनों सड़क पर आ जाते हैं। सड़क पर आने के बाद साधना और रीता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कड़कड़ाती ठंड में साधना और रीता सड़क पर ही सोते हैं। ज्यादा ठंड होने की वजह से साधना बीमार होने लगती है। ये देख रीता ठान लेती है कि वो काम ढूंढेगी। समय बीतता है और समय के साथ रीता को एक औरत के घर में नौकरों वाला काम मिलता है। रीता अब दिन रात मेहनत करती है। उसकी ऐसी मेहनत को देख उसके मकान मालकिन उसे बोलती है, रीता, आज मेरा बेटा विदेश से घर आ रहा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी मनपसंद का खाना बनाओ। तुम्हें पता है वो विदेश से लॉयर बनकर आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है मालकिन, पर मालकिन मुझे नहीं पता कि मालिक को क्या पसंद है। मैं हूं ना रीता, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हें क्या बनाना है। मालकिन की बात सुनकर रीता उसकी बात से सहमत हो जाती है और अपनी पूरी मेहनत के साथ वो खाना बनाती है। रीता को इतनी मेहनत करते देख मालकिन उसके पास आती है। रीता, तुम इतनी मेहनती हो, उसके बाद भी तुम लोगों के घर में इस तरह काम कर रही हो, आखिर क्यों? मेम साहब, जब इंसान के पास मजबूरी होती है ना, तो वो सब कुछ करने को तैयार रहता है। इतना बोलकर रीता अपने काम पर लग जाती है। कुछ घंटे बाद मालकिन का बेटा विराट अपने घर आता है, जहां वो रीता को देख हैरान हो जाता है। रीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटा, तुम इस लड़की को जानते हो? हाँ माँ, ये मेरी स्कूल फ्रेंड है जिसकी जल्दी शादी हो गई थी और मैं पढ़ने के लिए विदेश चला गया था। लेकिन रीता, जहां तक मुझे पता है कि शादी के बाद तो तुम खुश थी, फिर तुम्हारी ऐसी हालत? विराट की बात सुनकर रीता उसके सामने खुद के दुख को छुपा नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। वो अपने दर्द को बयां करती है। रीता की सारी बात सुनने के बाद विराट उसे संभालता है और बोलता है, रीता, तुम चिंता मत करो। जिसने तुम्हारा घर और तुम्हारे ढाबे को जलाया, साथ ही तुम्हारे पति की जिसने हत्या करी है, उसको सजा तो मैं दिलवाऊंगा, लेकिन तब तक तुम इस घर में नौकरों की तरह काम नहीं करोगी। आज से, बल्कि अभी से, तुम इस घर में मेरी बहन बनकर रहोगी। नहीं विराट, मैं इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि मैं इकलौती नहीं बल्कि मेरी सास भी है और मैं अपनी सास को बीमारी की हालत में नहीं छोड़ सकती। पर तुम्हारी सास है कहाँ? हम गरीबों की जिंदगी रोड पर गुजर रही है विराट। हमने सड़क किनारे ही एक झुग्गी बनाई है, हम वहीं रहते हैं। लेकिन अब तुम उस झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहोगी। हाँ रीटा, विराट बिल्कुल सही बोल रहा है। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी परेशानी में हो और तुम मेरे बेटे की दोस्त हो। अगर मुझे ये सब पता होता तो शायद मैं तुम्हें अपने घर में कभी काम करने नहीं देती। इवन मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखती। तुम चिंता मत करो रीता, तुम्हारा केस मैं लड़ूंगा और तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस दिलवाऊंगा। विराट अब साधना यानी रीटा की सास को अपने घर ले आता है, जिसके बाद विराट रीता के केस को ओपन करता है और उसके केस को लड़ता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ विराट रीता का केस जीत जाता है। इस तरह से रीता को उसका ढाबा, उसका घर, साथ ही उसको 6 लाख रुपए कैश भी मिलता है। विराट, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया बयां करूं।
मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में एक मसीहा बनकर आए हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हट पगली, अब तो अपनी ढाबे को दोबारा से शुरू कर और उस ढाबे में मुझे खाने के लिए जरूर बुलाना। हाँ, विराट की बात सुनकर रीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद रीता विराट को गले लगाती है और उसको मिले 6 लाख रुपए से वो अपने ढाबे को दोबारा चालू करती है और एक बार फिर अपने घर की कंडीशन को ठीक कर लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।